नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉब ज्ञान केंद्र पर। मैं हूं तपन चौधरी, उपस्थित हूं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। दोस्तों, आपने काफी नाम सुना होगा, पटवारी या लेखपाल। कई जगह सुना होगा, न्यूज़पेपर में, टीवी में आपने इसकी वैकेंसी के बारे में सुना होगा। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर कि आखिर पटवारी होता क्या है, पटवारी कैसे बन सकते हैं। अगर आप पटवारी बनने की सोच रहे हैं 2024 में, 2025 में दोस्तों, तो उसके लिए आप क्या आगे के स्टेप्स ले सकते हैं, आप किस प्रकार से बन सकते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम आपको पटवारी के बारे में A to Z सब कुछ बताने वाले हैं कि दोस्तों देखिए कि आप आखिर पटवारी होता क्या है, पटवारी के काम क्या होते हैं, और पटवारी बनने के बाद दोस्तों आपके प्रमोशन किस प्रकार से होता है, यानी कि आप पटवारी बनने के बाद क्या बनोगे, उसके बाद किस तरीके से दोस्तों आप तहसीलदार, नायब तहसीलदार तक की पोस्ट तक पहुंच सकते हैं। और दोस्तों पटवारी आपके यहाँ पर बनने के लिए क्या आपकी एलिजिबिलिटी चाहिए, यानी कि आपकी जो बनने के लिए योग्यता है, आपको मतलब 10th पास चाहिए, 12th पास चाहिए, या फिर आपने कोई डिग्री चाहिए। पटवारी बनने के लिए क्या चाहिए दोस्तों। और साथियों, अगर आप पटवारी बन जाते हैं तो पटवारी के अंदर आपको कितनी सैलरी, कितना वेतनमान मिलता है, क्या उसके अंदर आपकी एज लिमिट रहती है, कब कब आपके फॉर्म आते हैं पटवारी बनने के लिए, और दोस्तों कितनी कितनी वैकेंसी आपकी ऑन एवरेज, यानी सामान्य अगर हम देखें तो उसमें कितनी आपकी वैकेंसी आ जाती है, ये सब हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। और दोस्तों राजस्थान के अंदर जो पटवारी होता है उसी को अलग अलग स्टेट, जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पर बोल देते हैं दोस्तों लेखपाल। यानी कि राजस्थान में होती है पटवारी की भर्ती, और उत्तर प्रदेश में, बिहार में होती है लेखपाल की भर्ती, दोनों एक ही बात। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको पटवारी के बारे में, उसके एग्जाम के बारे में, उसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में A to Z जानकारी दोस्तों देने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और दोस्तों पटवारी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, यानी कि आपका सिलेक्शन किस बेस पर होता है, आपको कौन सा एग्जाम देना पड़ता है। राजस्थान, अगर हम बात करें पर्टिकुलर राजस्थान के अंदर, तो आपका यहाँ पर दोस्तों मोस्टली जो गवर्नमेंट के एग्जाम्स में उनको देने के लिए, उनमें सेलेक्ट होने के लिए तो आपको देना पड़ता है पहले प्री के तौर पर CET, जिसको गवर्नमेंट ने अभी लागू किया है। तो आपको क्या पटवारी के लिए CET देना होगा, या दोस्तों पटवारी को CET के अंदर जोड़ा गया है या नहीं जोड़ा गया है, यानी कि आप पटवारी का एग्जाम कौन सा होगा, वो सब भी आपको दोस्तों मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला। मेरे प्यारे साथियों, पटवारी की A to Z इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी घंटी को दबाएं और ऑल पर टिक करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के अलग अलग गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट की तरफ से आने वाली अपडेट और इन्फॉर्मेशन को लेकर दोस्तों वीडियोस बनाता रहता हूं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो कल को गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अपडेट है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, तो आपको उसकी जानकारी मिलेगी सबसे पहले आपके अपने फोन पर दोस्तों। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बात करें आपके लिए यहाँ पर पटवारी यानी कि कई जगह बोलते हैं लेखपाल और कई जगह बोलते हैं पटवारी दोस्तों अपने राजस्थान के यहाँ पर स्टेट के अंदर पटवारी बोलते हैं, और अदर स्टेट है जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, वहां पर पटवारी को दोस्तों लेखपाल बोला जाता है। यह एक सरकारी पोस्ट है दोस्तों, सरकारी विभाग के अंदर जो आपकी आती है दोस्तों राजस्थान सरकार के अंदर। जो राजस्व विभाग है दोस्तों, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उसके अंदर दोस्तों आपकी पोस्ट होती है पटवारी। तो पटवारी या लेखपाल एक सरकारी अधिकारी होता है जिसका काम होता है ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के रिकॉर्ड्स होते हैं उनका प्रबंधन करना, या गांव के अंदर जो किसानों की जमीन होती है उनसे संबंधित जो विवाद होते हैं, कोई समस्या होती है तो उसका सॉल्यूशन देना, उसका निपटारा करना। और किसी किसान की खेती की जमीन होती है दोस्तों, उसको नापना मापना। गांव में किसी इंसान का अगर स्वर्गवास होता है दोस्तों, तो उसके बाद में जो उसकी जमीन होती है उसका जो नामांकन है वो उसके जो बेटे होते हैं, बेटी होते हैं, उसके नाम पर चढ़ाने का काम है दोस्तों पटवारी ही करता है। यानी कि जो काम होता है जमीन की जो होती है विरासत दोस्तों, जो बेटा बेटियों को दी जाती है, वो वाला काम दोस्तों पटवारी को ही करना होता है। यानी कि अगर हम इन शॉर्ट बोले दोस्तों, तो पटवारी का काम होता है आपका खेती, किसानी या फिर जमीन का कार्य और जमीनी हस्तांतरण जो भी कार्य होते हैं दोस्तों, यानी कि जमीन को खरीदते हैं, बेचते हैं, उस टाइम पे उसका जो जमीन को चढ़ाना, किसी के नाम उतारना, वो सारा काम दोस्तों पटवारी का ही होता है। और इसके साथ साथ जो आपके अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे आपके दोस्तों जाति प्रमाण पत्र, आपका मूल निवास, और जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं गांव के अंदर दोस्तों, उनके अंदर पंचायत सेक्रेटरी और आपके पटवारी का दोस्तों बहुत बड़ा रोल होता है उनको बनवाने में, उनको बनवाने हेल्प करने में। इस प्रकार दोस्तों काफी काम होते हैं जो पटवारी को करने होते हैं किसी भी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जहाँ उसकी दोस्तों पोस्टिंग होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहली बात कि पटवारी क्या होता है, मैंने आपको बता दिया पटवारी क्या होता है, क्या उसके काम होते हैं दोस्तों, मैंने आपको बता ही दिया है। इससे काम दोस्तों खेतों के, जमीन के, डॉक्यूमेंट्स के जो भी काम होते हैं ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जहाँ भी पटवारी की पोस्टिंग होती है दोस्तों, वही पटवारी के काम होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं जो पटवारी होता है, जो आपका लेखपाल है, उसके प्रमोशन की, यानी कि आप पटवारी के जो प्रमोशन होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, और प्रमोशन होगा सब क्या बनते हैं, और आप किस लेवल की पोस्ट तक पहुंच सकते हैं दोस्तों। अगर आप पटवारी की पोस्ट पर पोस्टेड हो जाते हैं तो उसके बाद में आप पटवारी से लेकर दोस्तों SDM यानी कि सब डिवीजन मजिस्ट्रेट की पोस्ट पर दोस्तों पहुंच सकते हैं, जिस पोस्ट पर भर्ती होने के लिए आज
आपको दोस्तों आरपीएससी का एग्जाम देना होता है, आरएएस का एग्जाम। उसको देने के बाद जो एसडीएम बनते हैं दोस्तों, आप उस पोस्ट पर पटवारी का एग्जाम देकर उसको प्रमोशन लेकर पहुंच सकते हैं। बशर्ते काफी सारे दोस्तों पटवारी हैं वो इस पोस्ट तक पहुंचे भी हैं, लेकिन उसके लिए चाहिए आपको दो फैक्टर हैं। एक आपका टाइम पे सर्विस ज्वाइन करना, यानी कि आप पटवारी जो पटवारी की होती है मिनिमम एज लिमिट उस एज पर पहुंचते ही लग जाए। जैसे कि अगर आप 18 साल के होते होते पटवारी बन जाते हैं, और उसके साथ साथ जो आपकी सर्विस है, आप अपनी सर्विस को अच्छे से करें, अपना काम अच्छा करें, डिसिप्लिन के साथ में, ईमानदारी के साथ में और फोकस होगा दोस्तों। अगर आप अपना काम करें तो आप अपने कार्यकाल में पटवारी से लेकर एसडीएम तक बन सकते हैं। अब हम आपको बता देते हैं कि आप एसडीएम इसमें किस प्रकार से बनते हैं, आपका प्रमोशन किस प्रकार से होता है। देखिए दोस्तों, आपको जो पटवारी से लेकर एसडीएम बनने की जो मेथड है वो दो हैं। यानी कि देखिए दोस्तों, एक तो आपका होता है यहाँ पर प्रमोशन के आधार पर, जिसमें आप इस मेथड से दोस्तों इस प्रक्रिया से आप एसडीएम तक बन सकते हैं। और तो एक होता है आपका विभागीय परीक्षा, यानी कि आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम। तो आपके पटवारी का प्रमोशन दो प्रकार से होते हैं, जिनके बेस पर आप एक प्रक्रिया के जरिए होते हुए दोस्तों एक एसडीएम तक बन सकते हैं, और एक दोस्तों ये प्रक्रिया जिसके अंदर आप पटवारी की पोस्ट से एक एसडीएम की पोस्ट तक पहुंच सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपका जो पहला तरीका है प्रमोशन के आधार पर। इसमें यह है कि पटवारी सोचे कि मुझे तो कुछ नहीं करना है, मैं बस अपना काम करूंगा, और जिस जिस टाइम पर मुझे सरकार जो जो प्रमोशन देती रहेगी वो मैं अपना ले लूंगा दोस्तों, और मैं अपना काम करता रहूंगा। तो वो है आपका दोस्तों ये पहला वाला मेथड प्रमोशन के आधार पर। तो हम बात करें दोस्तों इस प्रक्रिया की, तो इसके अंदर तो देखिए साथ ही जो प्रमोशन के आधार पर है, जो पटवारी होता है, पटवारी का जो पहला प्रमोशन है वो होता है दोस्तों आरआई, यानी कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर की पोस्ट पर, जिसको दोस्तों बोलते हैं राजस्व निरीक्षक, और इसके साथ साथ इसको गिरदावर भी बोल देते हैं। यानी कि दोस्तों आपका गिरदावर, राजस्व निरीक्षक या फिर रेवेन्यू इंस्पेक्टर, यानी कि पटवारी का पहला प्रमोशन होता है पटवारी से रेवेन्यू इंस्पेक्टर की पोस्ट पर, यानी कि आपका गिरदावर। और दोस्तों गिरदावर साहब बनने के बाद उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दो लाइन है, दो प्रक्रिया है। उसके बाद या तो आप दोस्तों बन सकते हैं नायब तहसीलदार, उसके बाद तहसीलदार, और उसके बाद दोस्तों एसडीएम, या फिर आप बन सकते हैं दोस्तों एएसएलआर और एसएलआर। और दोस्तों जो आप ये एएसएलआर दोस्तों ये आपके बैठते हैं जिले के अंदर। एएसएलआर एसएलआर दोस्तों का काम होता है आपका जिले के अंदर, जो जॉब होती है दोस्तों वो आपकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिले के अंदर होती है। और अब हम बताएं आपको पटवारी से जो गिरदावर की पोस्ट है उस पर प्रमोशन कितने साल के अंदर हो जाता है। तो अगर हम मोटा मोटा बात करें दोस्तों, तो आप लगभग 5 साल के बाद में एक गिरदावर की पोस्ट के लिए दोस्तों एलिजिबल हो जाते हो प्रमोशन के लिए। यानी कि 5 साल के बाद ही आपका जो प्रमोशन है वो गिरदावर की पोस्ट पर हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आपका हो ही जाएगा, आप गिरदावर की पोस्ट पे दोस्तों प्रमोशन के लिए एलिजिबल यानी योग्य हो जाते हो। होना ना होना दोस्तों वो आपके ट्रैक रिकॉर्ड पे डिपेंड करता है कि आपने किस प्रकार से काम किया है, किस प्रकार से दोस्तों आपका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अब तक काम करने का। फिर दोस्तों अगर आप पटवारी की पोस्ट से आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है और आप अगर गिरदावर की पोस्ट पर प्रमोशन हो जाते हो आप, तो उसके बाद आप जब 5 साल तक आरआई यानी रेवेन्यू इंस्पेक्टर गिरदावर की पोस्ट पर काम कर लेते हो, तो 5 साल के बाद में दोस्तों आपका प्रमोशन है वो हो जाता है नायब तहसीलदार की पोस्ट पर दोस्तों। और उसके बाद 5 साल आपको यहाँ काम करना है, 5 साल के बाद दोस्तों आप बन जाते हो तहसीलदार, और उसके 5 साल बाद दोस्तों आप बन जाते हो यहाँ पर एसडीएम। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर प्रमोशन होता है पटवारी के अंदर। इस बेस पर पहले आप पटवारी से बनेंगे रेवेन्यू इंस्पेक्टर गिरदावर, फिर आप बनेंगे गिरदावर से नायब तहसीलदार 5 साल के बाद में, फिर अगले 5 साल के बाद आप बनेंगे तहसीलदार, और अगले 5 साल के बाद आप बनेंगे दोस्तों एसडीएम इस प्रक्रिया के जरिए। और दोस्तों इसी के अंदर देखिए आपको ये वाली प्रक्रिया है, इसके अंदर अगर आप गिरदावर की पोस्ट पर पहुंच चुके हैं और उसके बाद में दोस्तों आपके 5 साल के बाद में यहाँ पर आप एएसएलआर बन सकते हैं, जिसका मतलब होता है दोस्तों आपका असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड। दोस्तों उसके बाद यहाँ 5 साल काम करने के बाद आप बन जाते हैं दोस्तों सुपरिंटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड यानी कि एसएलआर दोस्तों, जो आपका बैठता है जिले के अंदर। और दोस्तों ये जो आपके 5 साल के प्रमोशन है दोस्तों, ऐसे नहीं है कि अगर आपके 5 साल पूरे हो गए तो आप बन ही जाएंगे। वो डिपेंड करता है दोस्तों वहां पर आपके कितनी सीट अवेलेबल है और जो सीनियरिटी लेवल है, यानी आपसे पहले भी कई लोग बैठे हुए हैं प्रमोशन के लिए, पहले उनका होगा। यानी कि जितनी सीट अवेलेबल है, जो सीनियरिटी दोस्तों रिकॉर्ड है, यानी दोस्तों आपसे पहले भी कई लोग लाइन में लगे हुए हैं इस प्रमोशन के लिए, तो पहले उनका होगा। और उसके बाद दोस्तों ये भी देखा जाएगा कि आपके वहां पर सीट अवेलेबल है या नहीं है। तो इस बेस पर दोस्तों आपके प्रमोशन होते हैं पटवारी से लेकर एसडीएम की पोस्ट तक, इस पहली प्रक्रिया के जरिए। अब हम बात कर लेते हैं आपके लिए दोस्तों यहाँ पर दूसरी प्रोसेस, जो कि है आपके दोस्तों विभागीय परीक्षा, यानी कि आपको दोस्तों डिपार्टमेंटल एग्जाम देने होते हैं। यानी कि एक बार आप पटवारी बन जाते हैं, पटवारी बनने के बाद दोस्तों आप विभाग के जो एग्जाम होते हैं उनको देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों पहला ऑप्शन तो आपके पास था ये वाला, जिसके अंदर आप इस प्रकार से अपने सर्विस रिकॉर्ड के बेस पर, अपनी सर्विस के बेस पर एक पटवारी की पोस्ट से
एक एसडीएम की उस पोस्ट तक पहुंच सकते थे। तो अब दोस्तों आपका दूसरा ऑप्शन है वो है आपका यहाँ पर विभागीय परीक्षा यानी कि डिपार्टमेंटल एग्जाम, यानी कि आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हैं एक पटवारी बनने के बाद। और जो आपके दोस्तों विभागीय परीक्षा है वो आपकी हर साल नहीं होती है। अगर हम पिछले काफी सारे सालों का रिकॉर्ड देखें तो आपकी जो विभागीय परीक्षा है दोस्तों हर वो 4-5 साल के अंदर एक बार करवाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके बेस पर आप पटवारी से पहले तो बनेंगे दोस्तों नायब तहसीलदार, फिर बनेंगे तहसीलदार और उसके बाद बनेंगे आप एसडीए डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर। अब दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि आप कल ही पटवारी बने हैं और आप अगले ही महीने बोले कि मुझे तो डिपार्टमेंटल एग्जाम देने हैं और वो एग्जाम देकर दोस्तों मैं तो नायब तहसीलदार बन जाऊंगा या बनना चाहता हूं। दोस्तों उसके लिए भी एलिजिबिलिटी होती है, यानी कि अगर आप पटवारी बन चुके हैं तो पटवारी बनने के बाद आपको 5 साल तक सर्विस करनी होगी अच्छे से, एक अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड के साथ में। जी हाँ दोस्तों, 5 साल तक जब आप अपने पटवारी की सर्विस को अच्छे से पूरा कर लेंगे तो उसके बाद में आप योग्य होते हैं, आप होते हैं एलिजिबल डिपार्टमेंटल एग्जाम देने के लिए, जिसको अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसको क्वालिफाई करने के बाद आप बन सकते हैं नायब तहसीलदार। दोस्तों लास्ट आपकी जो है परीक्षा हुई थी वो हुई थी दोस्तों 2022 के अंदर, यानी कि 2022 के अंदर दोस्तों आपकी लास्ट डिपार्टमेंटल एग्जाम करवाए गए थे विभागीय परीक्षा को लेकर, जिसके अंदर आपका प्रमोशन दोस्तों होना था नायब तहसीलदार की पोस्ट पर, तहसीलदार की पोस्ट पर और एसडीएम की पोस्ट पर। और हम बात करें आपके उस डिपार्टमेंटल एग्जाम की, यानी उसका सिलेबस क्या रहता है, तो दोस्तों उसका सिलेबस वही रहता है जो हम अभी अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर आता है तो वही उसके अंदर आता है, लेकिन उसमें फर्क ये पड़ जाता है कि उसके अंदर दोस्तों आपके एक एक्स्ट्रा कोर्स बोल लीजिए, सब्जेक्ट बोल लीजिए, वो जुड़ जाती है जो आपकी होती है दोस्तों उस विभाग के दोस्तों नियम कायदे कानून किस प्रकार से वो काम चलता है, काम करता है विभाग दोस्तों, जो उसके खुद के जो नियम है उसके बेस पर दोस्तों एक सब्जेक्ट उसके अंदर जुड़ जाता है, जिसको आपको एक्स्ट्रा पढ़ना होता है डिपार्टमेंटल एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो मेरे प्यारे साथियों यह तो थी आप सब लोगों के लिए एक पटवारी के प्रमोशन को लेकर संपूर्ण जानकारी, किस प्रकार से आप एक पटवारी से लेकर दोस्तों एक एसडीएम की पोस्ट पर पहुंच सकते हैं, आप किस प्रकार से दोस्तों एक एसडीएम बन सकते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें कि आप पटवारी किस प्रकार से बन सकते हैं तो दोस्तों 2016 तक तो ऐसा था कि पटवारी बनने के लिए तो आपका पहले प्री एग्जाम होता था, फिर आपका मेंस एग्जाम होता था, उसके बाद दोस्तों आपका इंटरव्यू हुआ करता था पटवारी बनने के लिए। फिर दोस्तों 2019 के अंदर सरकार ने जो पटवारी भर्ती है दोस्तों उसके अंदर बदलाव किया, और बदलाव यह किया कि पहले तो आपके दोस्तों यहाँ पर 2 एग्जाम होते थे, प्री मेंस और उसके बाद इंटरव्यू, उन सबको खत्म करके दोस्तों यहाँ पर एक सिंगल एग्जाम कर दिया, यानी कि आपको एक सिंगल एग्जाम पास करना है, उसके बाद ना आपको इंटरव्यू देना है ना कुछ, और दोस्तों डायरेक्ट आपका उस सिंगल एग्जाम के बेस पर जिसके अंदर 150 क्वेश्चन होते थे और 300 मार्क्स, उसके बेस पर दोस्तों डायरेक्ट आपको यहाँ पर पटवारी बनाया जाने लगा 2019 की भर्ती के दौरान। फिर दोस्तों अभी जो 2024 चल रहा है यहाँ पर जो भर्ती प्रक्रिया है पटवारी की, यानी पटवारी आप किस प्रकार से बन सकते हैं, उसके अंदर फिर से बदलाव देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस बार जो आपका एग्जाम है वो यहाँ पर दोस्तों सीईटी के साथ हो रहा है। दोस्तों इस बार जो 2024 की भर्ती है पटवारी की उसको सीईटी के अंदर शामिल कर लिया गया है, जिसके अंदर अगर हम बात करें टोटल वैकेंसी की तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इस बार 2024 है, 2024 के अंदर दोस्तों पटवारी की भर्ती है। अभी तक तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है नहीं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो इसके संबंधित अधिकारी हैं उन्होंने दोस्तों अपने जो ट्विटर हैंडल है, एक्स हैंडल है दोस्तों, उसके ऊपर किसी स्टूडेंट से पूछने पर यह बताया कि सबसे पहली बात की जो आपकी जो ये भर्ती है दोस्तों यह आपकी सीईटी में शामिल हो चुकी है। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम बात करें टोटल कितनी वैकेंसी आ रही है इस बार दोस्तों, वो है आपकी रहने वाली यहाँ पर 2998। दोस्तों आपकी लगभग यहाँ पर 3000 वैकेंसी निकल आ रही है पटवारी की पोस्ट पर, जिसके लिए अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो जारी किया नहीं गया है, लेकिन दोस्तों अनऑफिशियली जो अधिकारी हैं उन्होंने बताया है कि सीईटी के साथ दोस्तों आपका पेपर होना है, यानी कि पहले आपका वही सीईटी का एग्जाम क्वालिफाई करना है। सीईटी का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद दोस्तों फिर आपको जो पटवारी का मेंस का एग्जाम है वह होगा, वह एग्जाम देने के बाद आप पटवारी बन सकते हैं। और हम अगर बात करें कि वो कौन से अधिकारी हैं जिन्होंने ये बात कही है दोस्तों, वो है आपके दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है जो उसके सेक्रेटरी हैं, यानी कि सचिव डॉक्टर भागचंद बघाल। दोस्तों उन्होंने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल है उसके ऊपर एक स्टूडेंट के क्वेश्चन पूछने पर यह बताया कुछ अभ्यर्थी यह पूछ रहे हैं कि पटवारी के रिक्त पदों पर भर्ती की जो प्रक्रिया है वो है जो समान पात्रता परीक्षा है सीईटी के अंतर्गत आएगी या नहीं आएगी। तो इसके जवाब में उन्होंने कमेंट किया जी हाँ, अब पटवारी के रिक्त पदों पर भर्ती सीईटी माध्यम से ही की जाएगी। और इसके साथ साथ राजस्व मंडल अजमेर ने 2998 रिक्त पदों पर पटवारी भर्ती हेतु अर्थना बोर्ड को भेजी है। दोस्तों जो पटवारी के पद है उन पर भर्ती निकालने के लिए जो जानकारी है वो बोर्ड को भेज दी गई है, यानी कि आपका जो भी पटवारी का नोटिफिकेशन है दोस्तों 2024 का अभी तक नहीं आया है, लेकिन कंफर्म आएगा। उसके अंदर दोस्तों यहाँ पर 3000 वैकेंसी रहने वाली है। और इसके साथ साथ अब हम बात करें कि आखिर
आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होना। देखिए दोस्तों, पहले आपको पास करना होगा यहाँ पर सीईटी का एग्जाम। तो राजस्थान के अंदर दोस्तों सीईटी का एग्जाम होगा, सीईटी 2024। अब दोस्तों तो सीईटी 2024 वो भी दो होंगे, एक दोस्तों आपका होगा यहाँ पर 12th लेवल वाला और एक दोस्तों आपका यहाँ पर होगा ग्रेजुएट लेवल वाला। दोस्तों आपको पटवारी के लिए यहाँ पर जो ग्रेजुएट लेवल वाला सीईटी है उसको देना होगा। उसको क्वालिफाई करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर फिर आपका जो पटवारी का जो भर्ती है दोस्तों आएगी, अभी आई नहीं है लेकिन कंफर्म है कि आएगी। उसको दोस्तों यह करने के बाद आपका जो पटवारी का दोस्तों मेंस का एग्जाम है आपको दोस्तों वो देना पड़ेगा। पटवारी का दोस्तों मेंस का एग्जाम देने के बाद आप यहाँ पर पटवारी के अंदर दोस्तों भर्ती हो सकते हैं। और इसके साथ साथ हम बात करें यहाँ पर तो सीईटी, जो सीईटी का एग्जाम है सीईटी 2024, इसको लेकर भी अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो बोर्ड है उसने पहले ही कैलेंडर जारी कर दिया था। उस कैलेंडर के अंदर पहले ही बता दिया था कि सीईटी 2024 है, एक 12th लेवल वाला और एक दोस्तों यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल वाला। तो उन दोनों की जो डेट थी वो पहले ही जारी कर दी गई थी, जिससे कि जो अभ्यर्थी हैं वो सीईटी के लिए तैयारी में दोस्तों पहले से ही लग जाएं, वो यहाँ पर नोटिफिकेशन आने का इंतजार ना करें। और हम बात करें यहाँ पर सीईटी के डेट की, यानी कि आपका जो सीईटी है वो कब होना है इस साल। तो देखिए दोस्तों, जो आपकी डेट है सीईटी जो आपका यहाँ पर है ग्रेजुएशन वाला, ये दोस्तों इसकी आपकी डेट फिक्स है पहले ही 21, 22, 23 से लेकर 24 सितंबर 2024 है दोस्तों आपका सितंबर के अंदर ये वाला एग्जाम होना। जी हाँ दोस्तों, सितंबर 21 से लेकर 24 सितंबर के बीच में आपका जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल है होगा। इन डेट को आपका ये वाला एग्जाम होना है 12th लेवल सीईटी और इन डेट को आपको ये वाला एग्जाम होना है ग्रेजुएट लेवल सीईटी। हालांकि ना तो अभी आपकी पटवारी का नोटिफिकेशन आउट हुआ है ना ही आपका सीईटी का, लेकिन दोस्तों कन्फर्म है दोनों भर्तियों का नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द जारी हो जाएगा। फिर दोस्तों जब आप यहाँ पर सीईटी के एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे ग्रेजुएट वाले को, तो फिर आपको मेंस एग्जाम देना है। अब हम दोस्तों बात करें आपके लिए यहाँ पर कि आपके पटवारी बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, यानी पटवारी बनने के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी है, क्या आपकी योग्यता मांगी गई है, कि कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, यानी कि आप 10th पास हैं, 12th पास, या फिर पटवारी बनने के लिए कोई डिग्री चाहिए, क्या चाहिए दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात करें यहाँ पर कि 2024 में पटवारी बनने के लिए जो योग्यता है, जो एलिजिबिलिटी है, वो क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ मुख्यतः राजस्थान की। राजस्थान के अंदर 2019 से तो पहले जो पटवारी बनने के लिए आपकी योग्यता थी वो थी 12th पास, यानी कि 2019 से पहले आप 12th पास ही पटवारी बन सकते थे। लेकिन 2019 के बाद दोस्तों गवर्नमेंट ने इसके नियम चेंज कर दिए, यानी कि अब अगर आपको 2024 के अंदर पटवारी बनना है तो आपको दोस्तों होना पड़ेगा ग्रेजुएट। यानी कि अगर आपने स्नातक डिग्री कर रखी है, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, आपने कोई भी डिग्री कर रखी है और उस डिग्री के साथ साथ दोस्तों, यानी दोस्तों देखिए, आपने कोई भी एक डिग्री और उस डिग्री के साथ साथ आपने कोई एक कंप्यूटर कोर्स, दोस्तों आपने कोई कंप्यूटर कोर्स कर रखा है दोस्तों मिनिमम 6 महीने का, तो दोस्तों आप यहाँ पर पटवारी के लिए एलिजिबल है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब डिग्री के अंदर तो आप चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीसी आपने कुछ भी कर रखा है तो आप दोस्तों पटवारी का एग्जाम दे सकते हैं। और इसके साथ साथ हम बात करें कंप्यूटर कोर्स है तो उसके अंदर दोस्तों राजस्थान के अंदर RSCIT या फिर PGDCA या फिर कोपा, दोस्तों आपने कोई भी कंप्यूटर के अंदर कोर्स कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब काफी बच्चों का डाउट रहता है कि दोस्तों हम तो अपनी मान लीजिए बीए कर रहे हैं, तो हम बीए के अंदर दोस्तों हमने फर्स्ट ईयर पास हैं, सेकंड ईयर पास कर ली, लेकिन अब हम दोस्तों थर्ड ईयर के अंदर है, यानी कि हम फाइनल ईयर के अंदर हैं, तो क्या हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम किसी भी डिग्री के अंदर अगर आप अभी फाइनल ईयर के अंदर हैं तो भी आप दोस्तों पटवारी की भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप इसके लिए योग्य हैं दोस्तों, आप इसके लिए एलिजिबल है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह थी आप सब लोगों के लिए पटवारी होता है उसमें अप्लाई करने के लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी योग्यता है वो क्या चाहिए, तो दोस्तों आपके इस प्रकार से है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एज लिमिट, यानी कि आपकी क्या एज लिमिट चाहिए इस पटवारी के एग्जाम देने के लिए, पटवारी दोस्तों एग्जाम में अप्लाई करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, आपकी जो एज लिमिट है वो है दोस्तों आपकी देखिए यहाँ पर 18 से लेकर 40 साल, यानी कि मिनिमम आपकी एज 18 साल होनी चाहिए और तो मैक्सिमम आप 40 साल की एज तक पटवारी दोस्तों परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो अलग अलग कास्ट है, अलग अलग कैटेगरी है, उनको उनकी कास्ट और कैटेगरी बेस पर तो आयु में छूट दी जाती है। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हर उस बच्चे के मन में होता है जो सरकारी नौकरी तैयारी करता है, कि यहाँ पर अगर आप पटवारी बनते हैं तो पटवारी की पोस्ट पर आपको कितनी सैलरी, कितना वेतनमान दोस्तों मिलने वाला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, अगर आप पटवारी बन जाते हैं तो पटवारी के अंदर दोस्तों जो सैलरी वो रहने वाली है आपकी, दोस्तों आपका जो बेसिक पे होगा वो आपका रहने वाला है 20,800 रुपए। देखिए दोस्तों 20,800 रहेगा आपका बेसिक पे, और उसके साथ में जो आपके अलग अलग अलाउंस होते हैं दोस्तों, आपके भत्ते होते हैं दोस्तों, वो आपको जुड़ने के बाद आपकी जो सैलरी बनती है वो बनती है आपकी टोटल 26,400 रुपए प्रति महीना दोस्तों। दोस्तों ये आपकी ऑफिशियल सैलरी है, यानी कि आप ज्वाइन करते हो पटवारी की पोस्ट पर तो आपको स्टार्टिंग में मिलेंगे दोस्तों
20,800 रुपये। और ये ग्रॉस मतलब आपकी बेसिक पे है, जिसके अंदर हम भत्ते जोड़ दें तो आपकी महीने की जो बनती है टोटल ग्रॉस सैलरी सो बनती है आपकी 26,400 रुपये प्रति महीना। जो कि दोस्तों आपके धीरे धीरे जैसे जैसे प्रमोशन होंगे उसके साथ साथ दोस्तों आपकी जो सैलरी है वो बढ़ती जाएगी। तो ये तो थी आपके लिए पटवारी की पोस्ट पर सैलरी। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि आपका जो एग्जाम होना है दोस्तों वो किस प्रकार से होगा, क्या आपका एग्जाम होगा, क्या आपका सिलेबस रहता है एग्जाम के लिए, कितने उसके अंदर क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों जो ये पटवारी की भर्ती है यह आपकी दोस्तों दो तरह से होती है, एक आपकी जल संसाधन विभाग और एक दोस्तों आपकी राजस्व विभाग। तो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है आपकी राजस्व विभाग की भर्ती, जिसके अंदर जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूं दोस्तों, पहले आपको यहाँ पर सीईटी का एग्जाम देना है, जिसकी डेट दोस्तों आपकी ये वाली है 21 लेकर 24 सितंबर 2024 ग्रेजुएट लेवल वालों की, जो आपका पटवारी के लिए आपको देनी होगी। फिर दोस्तों इसको देने के बाद फिर आपको मेंस का एग्जाम देना है। और दोस्तों मेंस का एग्जाम किस प्रकार से रहेगा तो देखिए देख लेते हैं। वह आपका एग्जाम कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। जो एग्जाम होता है दोस्तों वो आपका उसके अंदर दोस्तों देखिए पटवारी दोस्तों सिंपल एग्जाम होगा, जिसके अंदर आपके आएंगे यहाँ पर 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन का आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसके अंदर आपके ABCD ऑप्शंस आते हैं, वो वाला दोस्तों आपका एग्जाम होगा, जिसके अंदर आपको OMR शीट दी जाएगी। और जो आपका एग्जाम है तो राजस्थान के अंदर करवाया जाता है, जो RSM SSB है, राजस्थान सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, दोस्तों उसके द्वारा आपका जो पटवारी का एग्जाम है ये कंडक्ट करवाया जाता है। और हम बात करें दोस्तों आपके लिए इस एग्जाम पैटर्न की, यानी कि आपका एग्जाम पैटर्न एग्जाम सिलेबस का रहता है, तो वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए दोस्तों इस प्रकार से आपको 150 क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपका पहला है जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज ऑफ करंट अफेयर, जिसके अंदर जो आपके 76 मार्क्स हैं, यानी कि आपके 38 क्वेश्चन आएंगे तो आपके इंडिया जीके जीएस के, जिसके अंदर आपके जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और जो जीके है और जो करंट अफेयर है, यानी कि आपका जीके जीएस है, जिसके अंदर आपके इंडिया लेवल के दोस्तों क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसके अंदर आपके 38 क्वेश्चन होंगे जो आपके 78 नंबर के रहने वाले हैं। फिर दोस्तों उसके बाद में आपके रहेंगे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान, यानी कि आपके जो राजस्थान की ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, कल्चर है दोस्तों, उसके आपके रहेंगे 30 क्वेश्चन, जिनके बनते हैं 60 मार्क्स दोस्तों। उसके बाद में आपके जो जनरल इंग्लिश और हिंदी है उसके आपके 22 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसके बनते हैं आपके 44 नंबर। तो उसके बाद में जो आपकी रहती है मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, जिसको हम बोलते हैं रीजनिंग, और आपकी बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी, यानी कि तो आपकी बेसिक मैथमेटिक्स, जिसके बनते हैं आपके टोटल, यानी कि आपको रीजनिंग और मैथ्स के बनते हैं 45 क्वेश्चन, जिनके आपको रहने वाले हैं 90 मार्क्स। और दोस्तों इसके बाद में आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, जिसके आपके रहने वाले हैं यहाँ पर 15 क्वेश्चन, जिसके बनते हैं दोस्तों 30 मार्क्स। दोस्तों इस प्रकार से आपके पटवारी के एग्जाम का पैटर्न रहता है, जिसके अंदर आपके 150 क्वेश्चन रहते हैं, जिसके अंदर 150 क्वेश्चन में प्रति क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। इस प्रकार से आपके टोटल बनते हैं दोस्तों 300 नंबर, यानी कि 300 नंबर का आपका पटवारी का एग्जाम रहता है। तो ये तो आपका रहता है दोस्तों पटवारी के एग्जाम का एग्जाम पैटर्न और आपका सिलेबस। तो दोस्तों ये तो थी आप सबके लिए पटवारी के एग्जाम पैटर्न को लेकर संपूर्ण जानकारी। दोस्तों अब देखिए हमने यहाँ पर बात कर ली कि पटवारी क्या होता है, पटवारी के काम क्या होते हैं, पटवारी के प्रमोशन किस प्रकार से होते हैं, पटवारी कैसे बनते हैं, तो ये हम बता चुके हैं आपको। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या चाहिए आपकी दोस्तों, क्या आपकी सैलरी रहती है, इस सब के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं वैकेंसी की, यानी कि पटवारी का जब का एग्जाम होता है दोस्तों उसके अंदर आपकी वैकेंसी कब कब आती है, उसको कितनी नंबरों में आती है। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार 2024 की अगर हम बात करें तो टोटल कितनी वैकेंसी आ रही है इस बार दोस्तों, वो है आपके रहने वाली यहाँ पर 2998 दोस्तों, आपकी लगभग यहाँ पर 3000 वैकेंसी निकल आ रही है पटवारी की पोस्ट पर, जिसके लिए अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो जारी किया नहीं गया है, लेकिन दोस्तों अनऑफिशियली जो अधिकारी हैं उन्होंने बताया है। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है जो उसके सेक्रेटरी हैं, यानी कि सचिव डॉक्टर भागचंद बघाल दोस्तों, उन्होंने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल है उसके ऊपर एक स्टूडेंट के क्वेश्चन पूछने पर यह बताया कि कुछ अभ्यर्थी यह पूछ रहे हैं कि पटवारी के रिक्त पदों पर भर्ती की जो प्रक्रिया है वो है जो समान पात्रता परीक्षा है सीईटी के अंतर्गत आएगी या नहीं आएगी। तो इसके जवाब में उन्होंने कमेंट किया जी हाँ, अब पटवारी के रिक्त पदों पर भर्ती सीईटी माध्यम से ही की जाएगी। और इसके साथ साथ राजस्व मंडल अजमेर ने 2998 रिक्त पदों पर पटवारी भर्ती हेतु अर्थना बोर्ड को भेजी है दोस्तों। जो पटवारी के पद है उन पर भर्ती निकालने के लिए जो जानकारी है वो बोर्ड को भेज दी गई है, यानी कि आपका जो भी पटवारी का नोटिफिकेशन है दोस्तों 2024 का अभी तक नहीं आया है, लेकिन कंफर्म में आएगा। उसके अंदर दोस्तों यहाँ पर 3000 वैकेंसी रहने वाली। और अगर दोस्तों हम जनरल बात करें दोस्तों, इससे पहले दोस्तों जो भर्ती हुई थी पटवारी की उसके अंदर आपके दोस्तों यहाँ पर 5378 पोस्ट पर दोस्तों वैकेंसी निकाली गई थी पटवारी की। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि पटवारी के अंदर तो लगभग आपकी जब भी भर्ती होती है उसके अंदर दोस्तों आपके यहाँ पर 4 से लेकर 5000 3000 से इतनी वैकेंसी आपके साल आती रहती है पटवारी की
पोस्ट को लेकर। तो मेरे प्यारे साथियों, यह थी आप सब लोगों के लिए जो पटवारी होता है उसको लेकर A to Z सब कुछ जानकारी कि आपका पटवारी क्या होता है, क्या उसके काम होते हैं, किस प्रकार से पटवारी बन सकते हैं, पटवारी बनने के लिए क्या आपकी एलिजिबिलिटी होती है, कितनी आपको सैलरी मिलती है, कितनी वैकेंसी आती है, किस प्रकार से आपका सिलेक्शन रहता है, क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहता है। तो अगर आप पटवारी बनने की सोच रहे हैं या आप पटवारी की दोस्तों तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आप किस गांव से हैं, दोस्तों किस जिले से हैं, यह भी कमेंट जरूर करें। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है पटवारी को लेकर, पटवारी के एग्जाम को लेकर, प्रमोशन को लेकर, यानी कि पटवारी की किसी भी जानकारी को लेकर अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट जरूर करें। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक या अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। आपका दिन शुभ हो।